मेरे एक्चुअली सबसे पुराने साथी, सबसे पुराने कलीग, जिनके साथ मैंने शुरुआत की थी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की, जब कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो टीचर्स मेरे पास जो टीम थी उनमें विपिन सर का नाम जो है उनमें भी एक था। तो तब से हम लोग लगातार काम कर ही रहे थे। और सच्चाई बताऊं तो वैसे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस सर अपना बताएंगे उन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया है, किस तरीके से मेहनत की है। एंड सबसे बड़ी चीज़ मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ और कई लोग बोर भी हो जाते हैं कि कंटिन्यूटी। मैं अगेन कह रहा हूँ इस बात को कि जब तक आप लोग जो है कंटिन्यूटी नहीं रखेंगे सिलेक्शन पाना बहुत टफ है। क्योंकि आज जो मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ ना, आज की यूथ को लग रहा है कि 3 महीने पढ़ के, 4 महीने पढ़ के, 5 महीने पढ़ के सिलेक्शन हो जाए। नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल इज़ नथिंग एज यू ऑल नोज, ठीक है, क्योंकि वो कोट बहुत पहले से पढ़ रहे हो कि इम्पॉसिबल में ही आई एम पॉसिबल लिखा हुआ है, राइट। बट उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, जील चाहिए, वो जिद चाहिए जिसमें करने का वो जुनून होगा ना, उसको सिलेक्शन पक्का मिलेगा। अगेन कह रहा हूँ बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी अड़चनें आएंगी। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन तुरंत मिल गया। या तो आप मान लीजिए ब्लेस्ड हो या तो आप जीनियस हो, ठीक है। देखो 2 शब्द ले रहा हूँ, या तो ब्लेस्ड हो या तो जीनियस हो, या आप लोग ब्रिलियंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो। हर किसी का सिलेक्शन होना तय है। मैं अगेन इस बात को दोहरा रहा हूँ, बस आप लोग जो हैं जो एम रखा हुआ है, अच्छा सबसे पहले तो एम फिक्स कर लो। क्योंकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं क्लासरूम में जो क्लासेस तो कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन से एग्जाम के लिए हम लोग एम करें, राइट। कई लोग हैं कि एसएससी भी कर लेंगे, ग्रुप सी भी साथ में कर लेंगे, यूपीएससी भी हो जाएगा, ठीक है, पीसीएस मेंस वगैरह भी दे देंगे साथ में। ऐसा मत करो, पहले एक एग्जाम को टारगेट कीजिए आप लोग, उसको मतलब लक्ष्य पूरा वही होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप लोग जो है कंटिन्यू नहीं रहोगे, तब तक सिलेक्शन थोड़ा टफ रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग कर रहे हो, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ एग्जाम में ऑलरेडी सिलेक्शन पा चुके हैं। हमारे बीच में कुलदीप जी हैं, ठीक है, उन्होंने भी अभी सिलेक्शन ले लिया है, ठीक है। बट स्टिल इनको अभी मेंस की तैयारी भी करनी है और एम थोड़ा आगे भी है कि हमें और भी मतलब अच्छे लेवल के एग्जाम्स को क्रैक करना है, राइट। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सब लोग जो है इस तरीके से मेहनत करते रहिए और आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। दूसरी बात, अभी मैं आप सर को बुला रहा हूँ आप लोगों के बीच में। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस इन द सेंस ऑफ, अभी नहीं पूछोगे कि बाबर भारत कब आया था, बट इन द सेंस ऑफ कि आपको उनके लाइफ एक्सपीरियंस को लेकर कुछ पूछना है। या चलो कोई डाउट होता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, चीज़ें लर्न हो नहीं रही हैं, ठीक है, हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ने का ट्राई भी कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सारी चीज़ों का जवाब सर से मिल जाएगा। क्योंकि देखो मैंने तो रोज़ ही आपको जवाब देना, राइट। तो मैं तो आप ही के पास हूँ, जब मर्जी आप लोग मुझसे सवाल पूछिएगा। और बाकी मैम आप भी बैठ जाओ, आप क्यों खड़े हो, आप भी इधर आगे बैठ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ। तो ठीक है, विपिन सर हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार सभी लोग क्लैपिंग कीजिएगा, ताली कीजिएगा। और बहुत बहुत बधाई सर को, पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर आपको, ठीक है। और सर की लाइफ जर्नी, उनके बारे में आप लोग समझना, ठीक है। और बैठ जाओ आप लोग अभी, ठीक है। बहुत बहुत बधाई सर पूरी टीम की ओर से और पूरे इंस्टीट्यूट की ओर से, ठीक है। सर का अभी एफआरओ में 24th रैंक आई है, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। और साथ में आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि सर जब हमने कोचिंग इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था तो तब से मेरे साथ टीम में जुड़े हुए हैं और अभी सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ी है। मैं कल इनसे बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि सर अब तो आपके मज़े हैं, आपने तो सिलेक्शन ले लिया। तो उन्होंने बस मुझे इतना बोला, ये जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं। अभी जब ऑफिस में हम लोग कल शाम को बैठे हुए थे तो सर ने बोला सर ये सिर्फ एक शुरुआत की है, मतलब एक सिक्योरिटी मिल गई कि भाई यहाँ रहकर मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब ऑलरेडी सर ने इतना सब कुछ किया है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाया है, अपने लाइफ करियर को भी देखा है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी इनका ये कि नहीं, टारगेट्स और ऊंचे हैं, टारगेट और बड़े हैं और जो है आगे पहुंचना है, उन सारी चीज़ों को देखना है। बस यहाँ से इतना चीज़ हो गया कि हाँ एक सिक्योरिटी मिल गई, भाई यहाँ पे बैठे बैठे अब मैं और बढ़िया कर सकता हूँ, राइट। तो मैं अगेन वही कह रहा हूँ, आप लोग भी इसी तरीके से काम करते रहो। और फिलहाल मैं थोड़ा सा मौका सर को भी देता हूँ बोलने का, ठीक है। आप लोग तो मुझे रोज़ ही सुनेंगे, ठीक है। तो एक बार सर से आप लोग बात कर लीजिए, ठीक है। हाय, थैंक यू अनूप सर, जयवीर सर, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से दोबारा मिलके। बहुत लोग तो मुझे जानते हैं शायद पहले से, बीच में आया भी था क्लास में एक दिन ना, कोई लोग बोल भी रहे थे कि बहुत ज़्यादा डरा दिया सर ने हमें, है ना। बट थैंक यू। यहाँ तक की जो जर्नी है काफ़ी मुश्किल भरी रही है, ऐसा नहीं कह सकते कि एक दिन में ही मिली है। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ आप लोगों से, तो मैंने जो शुरुआत करी थी वो 2015 से करी थी सिविल सर्विस की, और मैं दिल्ली इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, दृष्टि IAS और NIC से 2 जगह से पढ़ा हूँ। और उसके बाद जब 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ प्री में, तो 2016 में मेरा NT क्लियर हुआ था उत्तराखंड से। तो NT का मेंस देने के बाद 2019 में फिर इंटरव्यू दिया था और उसमें मात्र 8 नंबर से मैं बाहर हुआ हूँ।
और उसके बाद फिर ACF उस समय आया था, जो मेरी ड्रीम जॉब है। एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरा ड्रीम जॉब है पहले से ही सिविल सर्विस के साथ साथ। ACF मैंने बहुत मेहनत करी थी, ये मैं खुद बोलता हूँ कि अगर मैं शायद अगर कुछ बनना चाहूँ तो मैं ACF ही बनना चाह रहा था। ACF SDM लेवल की पोस्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, 5400 ग्रेड पे है उसका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया किसी कारणवश। गलती दूसरे पक्ष की थी, वैसे सर लोग जानते हैं उस बारे में। तो अब फाइनली ये रिज़ल्ट आया। वैसे मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतनी अच्छी रैंक भी आई, मुझे लगा नहीं होगा क्योंकि इंटरव्यू बहुत बेकार गया था। लेकिन जब इंटरव्यू के मार्क्स आए तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। मतलब मैं कई बार सॉरी बोल चुका था, मुझे केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। मतलब स्टार्टिंग मेरी केमिस्ट्री से हुई, जबकि मैंने केमिस्ट्री 2014 में उसके बाद नहीं पढ़ी थी। तो जब उन्होंने शुरू किया तो केमिस्ट्री, व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट इज़ ये सो अपना इंग्लिश में पता नहीं 10-15 क्वेश्चन ऐसे फेंक दिए कि मैं सॉरी करते रहा। तो जब 4-5 सॉरी हो गए उसके बाद मैंने बोला सर 2014 के बाद मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, जितनी साफ और सीधी बात वहाँ पे बोलोगे उतना बेहतर रहेगा। तो जब ये बोला तो वो हंसने लग गए। तो मुझे लगा कि इंटरव्यू का जो रुख होता है ना एक बोलने का, और पता चल जाता है स्टूडेंट को कि कहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मुझे लगा अब गया इंटरव्यू, अब जितना समेट सकता हूँ पहले बचाने की कोशिश करूँ इसे। मतलब सडन माइंड में उतना चीज़ें आती नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस है 2-3 इंटरव्यू का आयोग में। तो जब ये सिलसिला चला तो लास्ट में मैडम ऋचा गौड़ का, मैडम तो उनका बोर्ड था वहाँ पे, और वो नया बोर्ड है। ऋचा गौड़ अभी आयोग की सदस्य बनी है, तो उनका जो बोर्ड है वो नया एट था, क्वेश्चन अच्छे आने लग गए थे। तो ये था कि थोड़ा समेटने की कोशिश करी, और एट लास्ट मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सच कहूँ तो, बट ये है कि हो गया। बट ये जर्नी मैं शायद अभी तक यहाँ पे अपनी स्टॉप नहीं करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अभी अपर का एग्ज़ाम दिया है मेंस का, होपफुली कि वो पॉजिटिव रहे। तो SDM और डिप्टी SP के लिए मैं अभी टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। और थैंक यू अनूप सर, थैंक यू सो मच। कुछ लोगों से मेरे से पढ़े हुए हैं, 2-3 बैच मैंने यहाँ पढ़ाए हुए हैं, इंग्लिश के, हिंदी के, ज्योग्राफी के, तो कुछ लोग तो जानते हैं। बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहो, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कराना चाहो मेरे से अपना, तो आप पूछ सकते हो। आप लोगों के तो मन में सवाल भरे होने चाहिए, कुछ तो आपको लगता होगा कोई डिफिकल्टीज आ रही हो, उनको क्लियर करवाना चाह रहे हैं। बस सक्सेस होना एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, वहाँ से यहाँ पे आना, और इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग जानते हो, ठीक है। आप वहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था। मैं पहली बार इस इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ 2019 में। उस समय मेरा ACF का मेंस था, और फिर कोविड आ गया, फिर मुझे घर जाना पड़ा, इंस्टीट्यूट भी बंद हो गया था। लेकिन जैसे जैसे खुलना शुरू हुआ इंस्टीट्यूट, तो मैंने सबसे पहले लाइब्रेरी यहीं ज्वाइन करी। मैं उस समय अकेला इंसान था यहाँ पे, जो 2.5-3 महीने तक अकेले इस लाइब्रेरी को खोलता था, फिर शाम को बंद करता था, चाबी अपने पास लेके सुबह 8 बजे फिर आके अंदर से ताला मार के बैठ जाता था। तो ये इंस्टीट्यूट मनोज गढ़िया तो बहुत अच्छे से जानता है मुझे। मनोज गढ़िया पहले से इस इंस्टीट्यूट में रहा था, तो उसने ही काफ़ी सपोर्ट किया है, मैं उसको भी थैंकफुल हूँ। मतलब उसको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। उसका सुबह फ़ोन भी आया था। देखो अब बोलने वाली बात, अब सिलेक्शन हो गया तो मैं बोल दूंगा 18 घंटे पढ़ लो, 20 घंटे पढ़ लो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पहले भी बहुत ओपन रहा हूँ सबसे, तो ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने जो किया, शायद मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी चीज़ है, आप रेगुलरिटी होनी चाहिए। यस, मैं हमेशा, मेरा शेड्यूल रहा है, संडे हो, मंडे हो, छुट्टी हो, मैं हमेशा 8 बजे 9 बजे तक लाइब्रेरी आ जाता हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा 8 से 9 बजे तक पहुँच जाता हूँ, और शाम को 7 से 8 बजे ही घर जाता हूँ। ये मेरा रेगुलरिटी है। मैं कभी उस बीच में अगर कुछ काम पड़ गया 1-1.5 घंटे के लिए निकल सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। मैंने इनको बताया भी था, ये दो रुचि और निशा मुझे जानते भी हैं, उसी लाइब्रेरी में। ये रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आप अपने साथ गद्दारी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका मन हो रहा है, आप कभी मोबाइल देख रहे हो, कभी सोशल मीडिया चला रहे हो। मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने फेसबुक ID बनाई नहीं, जो स्कूल में बनाई होगी वो अभी तक बंद है। 7-8 सालों से मैंने फेसबुक नहीं चलाया। इंस्टा में मेरा कोई अकाउंट नहीं, कभी सर्च करके देख लेना। मुझे लगता है जो चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ किसी और को दिखा के क्या मिलेगा मुझे। अगर मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ, अगर मुझे पढ़ना है, मेरा टारगेट कुछ और है, तो इन चीज़ों से दूर रहना ही पड़ेगा ना। एक्चुअली कुछ लोग कह भी रहे थे मुझे कि हम बहुत ज़्यादा इंस्टा चलाते हैं, बहुत ज़्यादा। अपना टाइम देखो, टाइम तो सबके पास 24 घंटे ही है ना। मैंने भी उतनी मेहनत करी होगी, किसी और ने भी उतनी मेहनत करी होगी। कोई फर्स्ट रैंक पे आया, और में 2 ऑप्शनल होते हैं, तो मेरा एक फॉरेस्ट्री था और एक इन्वायरमेंट था। उसका कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल है, और पूरे 146 बच्चों में से अकेली लड़की जिसका कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल है। और पता कितने नंबर? 200 में से 169 मार्क्स थे उसके।
और नॉर्मलाइजेशन में वो घट के 137 हुए हैं। घटते भी हैं नंबर, अगर तुम्हारे ज़्यादा नंबर है तो वो घट भी जाएंगे, अगर कम हुए तो वो बढ़ भी जाएंगे। तो किस्मत वाली बात है, बहुत अच्छे से नंबर आए उसके। एक लड़का और है हमारे साथ, आशीष गुसाई, उसने ऑप्शनल लिया है इन्वायरमेंट साइंस और केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री मतलब इतना टफ पेपर आया था केमिस्ट्री का कि वो अटैम्प्ट करना छोड़ो, वो कह रहा है मुझे कि मैंने आधे घंटे में पेपर सॉल्व कर लिया था। सिर्फ 90 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था उसने, 1.5 घंटे वो बैठा रहा, सिर्फ कुछ आया ही नहीं उसको। अभी सिलेक्टेड है FRO। 90 मार्क्स में जितने मिले होंगे उसका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के गए। वैसे थोड़ा इसमें किस्मत का खेल भी है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं ऑप्शनल में कि घटते हैं। इसमें 5 पेपर होते हैं, 2 एक हिंदी का, इंग्लिश का और एक GS का। ये 100 मार्क्स के होते हैं, बाकी 200 के। ठीक है, तो आप लोग कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। सर आपने टाइम टेबल सेट किया होगा अपना चीज़ों को, जैसे कि आप कह रहे सुबह आप 8 बजे 9 बजे स्टार्ट हाँ। कर रहे हैं, शाम के 7 बजे। बिल्कुल। तो उसमें आपने वो डिवाइड किया होगा कि, और बीच में आप जैसे ब्रेक लेते होंगे तो उस ब्रेक में मतलब आप कह रहे ना आप इंस्टा वगैरह ना कुछ। ठीक है, मेरा ये था कि हाँ, टाइम शेड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ लोग शायद, ये भी मेरे साथ कुछ लोग हैं वो ऐसी गलती करते भी थे, मैंने बहुत बार रोका भी उनको। वो करते क्या था कि सुबह एक सब्जेक्ट उठाया, दिन भर उसको पढ़ रहे हैं, है ना, 2 घंटे तक वही पढ़ रहे हैं, 3 घंटे तक वही पढ़ रहे हैं, बोर भी हो रहे हैं तब भी उसी को पढ़ रहे हैं। तो फ़ायदा क्या है उसको पढ़ के? आपका माइंड एक्टिव जो रहेगा ना वो 45-50 मिनट तक रहेगा। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ पढ़ के नहीं आया, मैं जो खुद किया है मैंने ये बता रहा हूँ। आपको फ़ायदा मिलेगा तो करो, नहीं मिलेगा तो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। मेरा ये था कि मैं सुबह आके मैंने अपना टाइम फिक्स किया था 1.5 घंटे हर सब्जेक्ट को, 1.5 घंटे 50 मिनट 1 घंटा जिस हिसाब से जो सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं टफ सब्जेक्ट सुबह जल्दी पढ़ता था, लाइब्रेरी आते हुए जो सबसे ज़्यादा दिमाग सुबह एक्टिव रहता है ना, दिमाग ज़्यादा, तो सबसे पहले टफ सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे मैं फॉरेस्ट्री सुबह जल्दी पढ़ता था, क्योंकि मेरा फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं रहा कभी। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हूँ, और मैंने तो आप चलो ये बढ़ाई वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने मानिक नंदन की बुक आती है IFS वाले जो प्रीफर करते हैं उसको, इंडियन फॉरेस्ट्री, कभी सर्च मानना, वो कम्प्लीटली IFS वाले पढ़ते हैं उसको, जिनका फॉरेस्ट्री ऑप्शनल होता है। और मुझे हिंदी मीडियम में बुक्स ही नहीं मिली, कहाँ सर्च करता। एक किसी के बखाते लग गया था, बोलने वाली बात है कि वो उसने फॉरेस्ट्री ले लो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैच करता है, मैं पढ़ा लूँगा। तो उनके पढ़ाने के चक्कर से मैंने ले लिया ACF में। अब ले तो लिया, उसका प्री हुआ ही नहीं ACF में। और जब प्री नहीं हुआ तो पढ़ाएगा क्यों? कितना भी पैसा दे दो क्यों आएगा? वो अपना काम करने में लग गया था। इतनी आफत आई उस समय, वो तो ठीक हुआ लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में टाइम मिल गया तो वो पूरी बुक इंग्लिश में पढ़ के फिर उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसके नोट्स बनाए 2-3 कॉपियाँ, तब जाके पेपर दिया था। तो करना वही है, अगर जो सब्जेक्ट टफ लगे, जैसे आपका हिस्ट्री टफ लगता है, इकोनॉमिक्स टफ लगता है, या मैथ्स ही टफ लगती है बहुत लोगों को जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो सबसे पहले मैथ्स करो। देखो सुबह जितना दिमाग खर्च होगा उतना बढ़िया। शाम तक लंच के बाद आपको वैसे भी नींद आएगी, सबको आती है, 5-6 बजे तक आपको सबको नींद आनी शुरू हो जाएगी, नहीं पढ़ने का मन करेगा। सुबह 1.5 घंटे के हिसाब से अपने जो टफ सब्जेक्ट है उनको कंप्लीट करो। हर एक सब्जेक्ट को 1 से 1.5 घंटा दो, उसके बीच में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लो, पानी पुनी पियो, फ़ोन चलाना है, कॉल करनी है, व्हाट्सएप चलाना, कुछ भी चलाओ, लेकिन वो उस 15-20-10 मिनट के अंतराल में होना चाहिए। उसके बाद फिर अपना दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करो। ठीक है, तो टाइम शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को इसी का फ़ायदा मिला एक्चुअली। मैंने हिंदी भी उतनी ही पढ़ी है, मैं MA हिंदी हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी से। मैंने हिंदी भी उतनी पढ़ी है, चाहे मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, MA हिंदी भी हूँ, पर मैंने फिर भी हिंदी उतनी पढ़ी है जितना मैंने इंग्लिश को टाइम दिया होगा। हिंदी में मेरे एक्चुअली इस समय 66 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, लेकिन जब मैंने ACF दिया था तो मेरे 76 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। मैं सेकंड टॉपर रहा हूँ ACF में। तो हिंदी को भी उतना ही टाइम देना है जितना इंग्लिश को दिया, उतना ही GS को दिया। एक्चुअली उस समय समस्या ये हो गई थी कि उस समय लोअर भी साथ था, अपर भी साथ में था, और FRO भी साथ में था, और मेरे तीनों एग्ज़ाम थे, तीनों के मेंस देने थे। तो क्योंकि अपर में 7 पेपर होते हैं 200-200 मार्क्स के, हिंदी उसमें 300 नंबर का होता है, आप लोगों को पता होगा, तो उसके लिए भी पढ़ना था, लोअर के लिए भी पढ़ना था, FRO के लिए 2 सब्जेक्ट अलग से पढ़ने थे क्योंकि उसमें ऑप्शनल था, ऑप्शनल का ही सारा खेल था। तो टाइम शेड्यूल ऐसा हो रहा था कि अगर जैसे पता चला कि FRO का पेपर होने वाला है जुलाई में, तो उससे जस्ट 15-20 दिन पहले FRO पढ़ा। उसके 5 दिन मतलब पेपर होने, एडमिट कार्ड आ गए थे, एडमिट कार्ड आने के 5 दिन पहले बता रहे हैं कि कैंसिल हो गया, ये जाएगा अक्टूबर में। फिर उसके बीच में फंस गया था लोअर, फिर दोबारा लोअर की FRO किताबें साइड करी, फिर लोअर पढ़ना शुरू, फिर लोअर की डेट भी एक्सपेंड हुई, उसके बाद फिर FRO फिर पढ़ा। तो ऐसे ऐसे करके पढ़ना पड़ा।
पर एटलीस्ट जो भी हुआ ये लास्ट में पॉजिटिव ही रहा रिजल्ट। और कुछ सर रिवीजन के लिए आप मतलब क्या स्ट्रेटेजी मतलब यूज करते हैं? हाँ। जैसे हम बोलते हैं ना रिवीजन पेपर से कितना टाइम पहले करना चाहिए, मतलब 1 महीना पहले या ऐसा, और उसके लिए मतलब कितना टाइम देते हैं? जैसे दिन में आप कितना टाइम दे पाते हैं? अच्छा, ईओ कितने दे रहे हो अभी? ईओ सब दे रहे हैं? हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा देंगे शायद इसको, इंग्लिश मीडियम वाले डर रहे हैं इससे हिंदी की वजह से ना। अच्छा, वो आरओ तो सब होंगे। अच्छा, रिवीजन की वैल्यू क्या लगती है आपको, बताना ज़रा, क्या वैल्यू है इसकी? किसकी वैल्यू है? रिवीजन की वैल्यू सर मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं खुद टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी स्ट्रेटेजी। देखो, बिना रिवीजन के कुछ होगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी। आप कितने भी शार्प माइंड हो, आपको कुछ भी कितना भी माइंड हो, आप रिवीजन के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। देखो, अगर हमारा जो मेंस होता है ना, मेंस में आपको तो चलो प्री है, 4 ऑप्शन रहेंगे, 1-2 दिमाग लगा के थोड़ा बहुत आ ही जाएगा याद। मेंस में आपको सोचना भी है, लिखना भी है, और विद इन 3 आवर टाइम ही नहीं मिलता आप लोगों को। मतलब इवन मेरे साथ के बहुत कम लड़के हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट साइंस को कंप्लीट पेपर किया होगा, मैं उसमें से एक हूँ। और मेरा मीडियम हिंदी रहा है, मैंने पढ़ा इंग्लिश में, लेकिन मैं पेपर हिंदी में देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है पेपर देना, क्योंकि मेरी स्पीड अच्छी आती है, राइटिंग थोड़ा हिंदी में अच्छी है, मैं शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा ठीक ठाक कर लेता हूँ। तो मैं जब रिवीजन करता था तो मेरा एक स्ट्रैटेजी होती थी कि जो आप, जैसे आप प्री के लिए पढ़ रहे हो ना, अभी तो मेंस में कुछ नहीं है आपका, आरओ हो गया चाहे ईओ हो गया, आपको कुछ नहीं करना, जितना पढ़ रखा है उस बुक को हमेशा शाम को रिवीजन करो, शाम के टाइम पे। अगर जो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, मैं सबको प्रीफर करता हूँ आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो। टाइम नहीं है, घर परिवार संभालना है, बाल बच्चे हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन नहीं है, अगर टाइम निकाल सकते हो लाइब्रेरी आओ। लाइब्रेरी में आपको माहौल मिलता है, सबसे बड़ी बात है। मैं घर में कभी टिक ही नहीं पाता, मेरे घर में कोई नहीं, मैं और मेरा भाई रहता है, सिर्फ 4 कमरे खाली पड़े हैं, मैं रहने के लिए तो घर पे भी रह सकता, क्यों 1000 रुपये दे रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन वहाँ माहौल है। अगर मेरा पढ़ने का ना भी मन हो तो मैं दूसरों को देख के लगेगा कि यार ये तो पढ़ रहा है, मैं तो पढ़ना ही चाहिए। और ये इस कंपटीशन में आदमी पढ़ ले जरूर लेता है, फिर आप लोगों से मिलते हो। रिवीजन का ये कि आप, क्योंकि अभी प्री का पढ़ रहे हो, तो प्री का सबसे, मैंने सबको बताया भी है पहले, आप 1.5 घंटे में कितना पेज पढ़ सकते हो लूसेंट का? अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं, 1 या 2 पेज स्टार्टिंग में, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो 3-4 पेज, तो उस 3-4 पेज की वैल्यू कितनी होगी बताना? अगर एक बार पढ़ा उसका रिवीजन ही नहीं किया, मेरे ख्याल से वो 20% भी नहीं रहेगा बाद में। लेकिन अगर अगले दिन जब आप अगले 3 पेज पढ़ने वाले होंगे तो उससे 5 मिनट पहले अगर उसका रिवीजन कर लो तो वो कितना बेहतर रहेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस अगर 7 दिन तक चलती रही तो पीछे हर एक टॉपिक को कितने बार रिवीजन किया? 7 बार। और संडे को पूरा रिवाइज कर लो एक बार। टफ है, करना मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकली होना पड़ेगा, ये मैं मानता हूँ, और ये करना पड़ेगा। मैंने कई लोगों को सजेशन दिया था यहाँ पे कि आप उत्तराखंड अगर कमज़ोर है, हिंदी कमज़ोर है, तो करंट अफेयर कमज़ोर है, तो पेपर पढ़ना शुरू करो हिंदी का। इंग्लिश का पेपर तो काम नहीं आएगा उत्तराखंड के लिए, जैसे हिंदू पढ़ते हैं लोग, तो वो तो काम आएगा नहीं, ये तो 100% है। लेकिन अगर उत्तराखंड का पढ़ो तो उत्तराखंड में जितने भी न्यूज़ आती हैं वो हर दिन अपडेट होती रहती है, और उसी न्यूज़ को बार बार अपडेट करते हैं। अब देखो, जैसे छिलकियारा में 40 दिन से वो लोग फंसे हुए हैं, तो फंसे हुए तो है ना, 40 जब वो 4 दिन से आ ही रही नहीं वो न्यूज़, तो 4 दिन से अगर वो न्यूज़ आ रही है तो तुम उसे देख तो रहे हो ना। अब अगर तुम्हें कोई पूछ ले कि उत्तराखंड में अभी कोई टनल हुआ था, वो किस ज़िले में है या किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो क्या बता दोगे? बता पाओगे ना। लेकिन अगर वही 1 लाइनर में आपने पढ़ रखा कहीं नोट से, और वो रटा हुआ एक बार और नहीं आया वहाँ पे, तब क्या कर लोगे? न्यूज़पेपर का एक बहुत फ़ायदा होता है, तो न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना है। मैं 1 से 1.5 घंटे हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता ही पढ़ता हूँ। मेरे साथ एक लड़का और है, विनय नौटियाल, रुद्रप्रयाग के हैं, वो भी FRO बने, अभी 10th रैंक आई है उनकी। हम लोगों ने ACF साथ में पढ़ा था, उनका पिछली बार ACF मेंस नहीं हो पाया, इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाई थी उनकी, अभी वो रेंजर बने, तो अभी वो भी आ रहे हैं। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप अपने हिसाब से पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे हिसाब से पढ़ो, मैं जैसा स्ट्रैटेजी थी मैं तो अपनी थी। सिलेक्शन हो गया, अब सिलेक्शन होने के बाद लोग सुनते ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग भी फॉलो करते थे। एक हेमंत सती IAS हैं सर, वो एक मनमोहन असवाल सर हैं, तो ये जब आते थे तो हम लोग काफ़ी उनसे पूछते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, आपको फॉलो करना है तो करो, लेकिन ये कि मैं उन स्ट्रैटेजी से उनसे सीख के कुछ नया कर सकता था, बस मेरे लिए इतना ही अच्छा था, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप बिना रिवीजन के कुछ नहीं कर सकते। आप हिंदी पढ़ लो एक दिन, इंग्लिश मीडियम वालों, या हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश पढ़ के दिखाओ एक दिन, कितने दिन याद रहेगा किसी वर्ड को? लेकिन अगर पर डे पढ़ोगे, पर डे उसको याद करोगे, देखोगे, कम से कम आँखों के सामने तो रहना चाहिए ना, ठीक है। क्योंकि मुझे ये इस चीज़ से भी लगता है कि जब मैं FRO का इंटरव्यू दे रहा था तो मेरा फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है,
और फॉरेस्ट्री में मैंने कम से कम 25-30 पेड़ों के नाम याद किए थे, और वो भी साइंटिफिक नेम। अब मेरा वो सबसे वीक पार्ट था कि साइंटिफिक, क्योंकि मैं बायोलॉजी वाला हूँ नहीं, मुझे याद रहने वैसे याद कर ही नहीं सकता। तो मैंने कोशिश करी थी कि मुझे नाम पूछे, लेकिन उन्होंने 25 में से एक भी नाम नहीं पूछा फॉरेस्ट्री का। जब वापस आया बाहर, मैंने कहा यार 3 दिन से दिमाग ख़राब कर रहा था इस 25 पेड़ों के लिए। हालांकि मैंने जानवरों के नाम याद किए थे, क्योंकि मेंस में भी नहीं किया, मैं मेंस में उस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया था। एक्चुअली होता क्या है कि आप अगर जिस टॉपिक को नहीं पढ़ पा रहे, अभी तो प्री है आप लोगों को, अभी मेंस दोगे, जो टॉपिक टफ लगता है तो उसे छोड़ना बेहतर है, क्यों दिमाग ख़राब करना। जो चीज़ सरल है उसको पहले अचीव करो ना। जैसे मुझे लगता है मैं हिंदी अच्छा कर सकता हूँ, ज्योग्राफी अच्छा कर सकता हूँ, पॉलिटिक अच्छा कर सकता हूँ, इकोनॉमी अच्छा कर सकता हूँ, मैथ्स अच्छा कर सकता हूँ। मेरी हिस्ट्री वीक है थोड़ा सा, तो मैंने हिस्ट्री में अपर में क्या करा था कि दृष्टि IAS के कोई नोट्स आते थे, प्रिंटेड नोट्स, वो एक लड़के ने दिया, मैंने उसकी पूरी फ़ोटोकॉपी करा के ले आया इतनी। और वो किस्मत अच्छी थी कि अपर में 5 नंबर वाले 8 नंबर वाले क्वेश्चन सारे के सारे उससे फंसे हुए थे, डिट्टू क्वेश्चन फंसे हुए। अब वो किस्मत वाली बात है, पर पढ़ा मैंने उसी से। इतने से मैंने पूरी हिस्ट्री पेपर दिया 200 नंबर का। अब देखो रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, ये बहुत ज़रूरी है। यार अभी तो अकाउंट खाली है, जब भरेगा तो मैं बता दूंगा। वैसे 4800 ग्रेड पे में शायद 65 to 70 के अराउंड मिलती है फर्स्ट सैलरी जो क्या होगी। ग्रेड पे सर इसका? 4800 गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है ना ये। सर जो पढ़ने के लिए जो हमें सब्जेक्ट डिवाइड करने चाहिए, वो कितने घंटे कैसे करके चलेगा? कितना माइंडसेट है तुम्हारा पढ़ने का, कितने घंटे बैठ सकते हो, उस हिसाब से मान लो। कंटिन्यूस पढ़ना क्यों है, मैं समझ में नहीं आ रहा। एक सब्जेक्ट में कहना चाह रहा हूँ। मुश्किल से मैं तो, मेरा जो खुद था मैं 50 से 55 मिनट पढ़ता था एक सब्जेक्ट। देखो एक घंटा, हाँ सॉरी सर काट रहा हूँ। देखो ऐसा होता है ना, सबकी कैपेसिटी अलग होती है। अगर आप बोलोगे कि खली कितनी रोटी खाते हो और विपिन सर आप कितनी रोटी खाते हो, तो दोनों में डिफरेंस तो जरूर आएगा, राइट। मतलब आप देखो स्टार्टिंग हमेशा वहाँ से क्या करो, जितना आप लोग बैठ सकते हो पहले बैठने की आदत डालो। एक दिन कुछ मत पढ़ना, लाइब्रेरी में बैठ जाओ, पहले कोई 8 घंटे बैठ के दिखा दो। न्यूज़पेपर पढ़ो, एक मैगजीन पढ़ो, या एक कोई बुक उठा लो। मेन हैबिट होनी चाहिए सबसे पहले बैठने की, राइट। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग स्टार्ट करो, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो भी होता है ना। तो मैं वही सर से भी कल भी जब डिस्कशन कर रहा था तो सर काफ़ी चीज़ें बता रहे थे किस तरीके से उन्होंने जो है स्टार्ट किया जाए, राइट। तो बता सकते हैं। हाँ, बैठने की हैबिट तो बहुत ज़रूरी है। आप 3 घंटे क्लास में बैठ सकते हो कभी? आप लोगों का टाइम पेपर ऐसा है 26 को ना, थोड़ा सॉरी उसके लिए। परसों भी सर, परसों 18 वाला 19। मैं तो मुक्ति पा गया अभी हाल फिलहाल। अब RO तक तो नहीं सोच रहा हूँ, शायद अपर का ही देखूँगा। अपर तक अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहता तो अपर का ही सोचूंगा फिर। कुछ लोग गोल्डन चांस भी यहाँ फिर पता नहीं हाँ, पूछ सकते हो। मैं अपने पर्सनल बोलूँगा, कुछ ज़्यादा ऐसा हो नहीं, जो मैंने किया है मैं वही बताऊँगा। सर आरो का नहीं दे रहा। हाँ, RO नहीं देखते हो। कोई पूछना चाह रहा है कुछ भी, आप सब्जेक्ट का भी पूछ सकते हो, कैसे पढ़ना है, हिंदी वगैरह। मैं ठीक ठाक हिंदी पढ़ा लेता हूँ, अगर किसी को दिक्कत है पढ़ने में या समझने में। मैं क्लास नहीं, एज नॉर्मल वे में जो कर पूछना चाहता हूँ। अभी इधर ही है सर, कहीं जा नहीं रहे जॉब में है। हाँ, अभी शायद फरवरी लास्ट तक ये आएगा ट्रेनिंग का शेड्यूल। कोई ना कोई सब्जेक्ट इनको देने की है ना, एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे आपके साथ में और चीज़ें भी आपको बताएंगे अच्छे तरह से। अभी बात करते हैं। मैं रुका इसीलिए था कि मैंने कहा RO अगर आप क्लियर कर लेते हो सब लोग, तो फिर मेंस आपको हिंदी में ही पढ़ाना था, लेटर राइटिंग और ऐसे। तो कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी भी, नहीं तो आप पढ़ सकते हो अपनी क्लास, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपको। पक्का? ये सारे जवाब ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।